Are you ready with your print? Shall we start? The first section is 44AD. It is applicable to eligible SSC carrying on eligible business. तो सेक्शन बहुत सिंपल लिखती है. It is applicable to eligible SSC and those who are carrying on eligible business. तो दो डेफिनेशन महत्वपूर्ण है. पहली है eligible SSC. Let us read. It would mean an SSC who is a resident individual HUF or partnership firm. क्या लिखा है? Resident individual HUF and partnership firm and has not claimed deduction under 10AA और 80H to 80 RRB. तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है. किसको अप्लाई होगा ये सेक्शन? रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप. यानी एक बात पक्की हो गई, ये सेक्शन का एडवांटेज नॉन रेसिडेंट नहीं ले पाएंगे. दूसरी ये बात पक्की हो गई, ये सेक्शन का एडवांटेज कंपनी, AOP, BOI नहीं ले पाएंगे. अब सवाल उठेगा कि सर फर्म की डेफिनेशन में लिखा है फर्म इज इंक्लूडिंग LLP, तो क्या LLP इसका टैक्स एडवांटेज ले पाएगी? आंसर इज नो. अब ध्यान से पढ़े, ब्रैकेट में लिखा है LLP इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड. और दूसरी कंडीशन क्या कहती है? यू आर नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर 10AA. अब 10AA आपको जानकारी है कि अगर आपने SEZ में यूनिट खोल रखा है तो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर टू टोटल टर्नओवर का रेशियो लेकर आपके प्रॉफिट को क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा. तो उन SSC को लेकर भी 44AD अप्लाई नहीं होगी. जिन लोगों ने 80H से 80 RRB के जो डिडक्शंस हैं, जैसे 80IA, 80IB, 80IC, 80QQB, 80 RRB, उन लोगों को भी ये सेक्शन का एडवांटेज नहीं मिलेगा. तो बहुत सिंपल, एवरी रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF फर्म excluding LLP and who has not claimed benefit of what? 10AA and 80H to 80 RRB. Clear? Eligible SSC का मीनिंग. अब एलिजिबल बिजनेस किसको बोलेंगे? ध्यान से पढ़ें. What says? This is any business. ध्यान से देखें, any business यानी every business is covered. कुछ एक्सेप्शन है. कौन सा एक्सेप्शन? मैं निकला गड्डी लेके, यानी ब्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस. जिनको कौन सी सेक्शन अप्लाई होती है आपको जानकारी है? 44A. तो ये सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे बिजनेस यहां कवर होंगे. बट देयर इज एडिशनल कंडीशन, एंड के पर आप राउंड करें, एंड हुज टोटल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड. अब यहां अमेंडमेंट है. पहले था 1 करोड़, बजट 2016 में, फाइनेंस एक्ट 2016 में ये लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ की क्या कर दी उन्होंने? 2 करोड़. तो एलिजिबल बिजनेस को बोलेंगे सारे बिजनेसेस एक्सेप्ट प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस एंड हुज टर्नओवर does not exceed 2 crore. Now you have to remember what? 2 crore. अब any business लिखा है, तो practically speaking, this should not apply to those who are carrying on profession. फिर भी 2012 में फिर उनको जरूरत लगी कि एक अमेंडमेंट करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि ये सेक्शन इन 3 लोगों को अप्लाई नहीं होगी. तो ये 2012 का अमेंडमेंट था. किन 3 लोगों को ये सेक्शन स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं होगी? नंबर 1, ऐसे पर्सन दोज हु आर कैरिंग ऑन प्रोफेशन. और प्रोफेशन लिखा है 44AA सबसेक्शन 1, यानी जो लीगल, मेडिकल, अकाउंटेंट इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देन आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, फिल्म आर्टिस्ट, उनको ये सेक्शन का एडवांटेज नहीं मिलेगा. सेकंड, ऐसे लोग दोज हु आर इन द बिजनेस ऑफ अर्निंग कमीशन और ब्रोकरेज. बहुत लॉजिकल है. कमीशन, ब्रोकरेज, उन लोगों को ये सेक्शन कैसे अप्लाई हो सकती है? क्योंकि आपको जानकारी है ये सेक्शन कितना मुनाफा दिखाने को बोलती है? मिनिमम 8%. अब कमीशन, ब्रोकरेज, उनका खर्चा क्या? मान लो कोई रियल एस्टेट ब्रोकर है, अब उसको फोन लगाओ कि यू वुड लाइक टू बाय अ प्रॉपर्टी. व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स? अबे मैं पहुंचा 5 मिनट में पहुंच गया आपके पास, 5 मिनट में, अब बस वही रुकना, मैं चाबी लेके आया. व्हाट इज द एक्सपेंस? लॉजिकली सोचे आप हंस रहे हैं, बट क्या खर्चे क्या उनके? तंबाकू, पान गुटखा, फिर पेट्रोल और मोबाइल. उनके खर्चे 8% है, मुनाफा कितना है? 92%. तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ विच सेक्शन? 44AD. इसलिए सही लिखा कि जो लोग कमीशन, ब्रोकरेज कमा रहे हैं उनको 44AD का एडवांटेज नहीं मिलेगा. एंड लास्ट, जो लोग एजेंसी बिजनेस में, अब एजेंसी बिजनेस जिनको अनुभव है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की मान लो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बैठे हैं, तो उनके ग्रॉस मार्जिन 5 से 7% रहते हैं. आई रिपीट, कौन से मार्जिन? ग्रॉस. तो उनके नेट मार्जिन 8% कैसे हो सकते हैं? तो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड. 3% स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड. पहला जो प्रोफेशन में भी यही हाल है. जैसे मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो दे कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ 44AD. क्यों? उनके खर्चे क्या है?
इतने सारे खर्चे थोड़ी होंगे, 92%, सो दैट दे शुड रिपोर्ट इनकम 8%. दूसरा ब्रोकर, एजेंट. तीसरा दोज हु आर कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी क्रूशियल, यह आप ध्यान नहीं देते हैं. प्रेजेंटिव इनकम कितनी दिखानी है? नॉर्मली ऐसा किसी को भी पूछो 4480 में प्रेजेंटिव इनकम कितनी दिखानी है, सब बोलते हैं 8%. लेकिन लॉ पढ़ो, लॉ में क्या लिखा है पढ़ो तो. 8% ऑफ टर्नओवर और अमाउंट अर्न्ड बाय यू व्हिचएवर इज हायर. 8% और अमाउंट अर्न्ड बाय एलिजिबल एसएससी, फिर क्या लिखा है लॉ में? व्हिचएवर इज हायर. यानी लॉ बोलता है अगर आपने ज्यादा कमाया है तो आपको ज्यादा इनकम 4480 में दिखानी है. लेकिन काफी लोग मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस सेक्शन को लेकर कि अगर मैंने ज्यादा कमाया है तो मैं क्यों ज्यादा इनकम दिखाऊं, जब लॉ बोल रहा है 8%. नहीं, लॉ 8% नहीं बोल रहा है. लॉ 8% मिनिमम अमाउंट बोल रहा है, मिनिमम. इफ यू हैव अर्न्ड मोर देन यू हैव टू डिक्लेयर मोर. दैट इज अ ड्यूटी कास्ट ऑन एसएससी, एलिजिबल एसएससी. अब दूसरे क्या फीचर्स हैं ये स्कीम 4480 के, आप पढ़े तो लास्ट पैराग्राफ ऑफ दी पेज नंबर 1. अगर आप ये 4480 का एडवांटेज लेंगे तो आपके सारे डिडक्शन 30 to 38 सेक्शन 30 से लेकर 38 तक सारे डिडक्शन है हेड पीजीपीपी के, दे आर डीम्ड टू बी अलाउड. याद रहे, दे आर डीम्ड टू बी अलाउड. क्या फायदा होगा उससे? आपको कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है एक्सपेंडिचर के, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है. ऐसा मान लिया जाएगा कि आपके जो भी खर्चे हैं इट इज डीम्ड टू बी अलाउड. आगे बढ़े. अमेंडमेंट है, बहुत क्रिटिकल अमेंडमेंट है, सबको असर करेगा, खास करके पार्टनरशिप फर्म को. उन्होंने 4482 में एक प्रोवाइजो था कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं तो 8% कैलकुलेट करने के बाद 8% कैलकुलेट करने के बाद आप इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन टू पार्टनर का डिडक्शन ले सकते थे. ऐसा एक प्रोवाइजो था. हाँ, जो भी डिडक्शन आप ले सकते थे वो विद इन द लिमिट्स ऑफ सेक्शन 40B ऑफ द एक्ट. बट अब अमेंडमेंट क्या है पढ़े तो. डिलीशन ऑफ दैट प्रोवाइजो, उन्होंने ये प्रोवाइजो को हटा दिया. इसका मतलब इफ एलिजिबल एसएससी इज अ फर्म देन इट कैन नॉट क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर. तो अभी आप ध्यान रखना है रिटर्न फाइल करते वक्त, रिटर्न तैयार करते वक्त, कि इन लोगों को आप डिडक्शन नहीं देंगे इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन का अगर एलिजिबल एसएससी कौन है? पार्टनरशिप फर्म है. तो आई थिंक दिस इज द वेरी बिगेस्ट चेंज फॉर एलिजिबल एसएससी बीइंग ए फर्म. नाउ सी नेक्स्ट पेज 4483. 4483 क्या बताती है कि WD of any asset shall be deemed to be calculated as if eligible SSC had claimed reduction in respect of depreciation. तो ये सेक्शन सिंपली क्या बोलती है कि आपका WDV हर साल ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन की अमाउंट को लेकर कम होता जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 30 से 38 के सारे डिडक्शन डीम्ड टू बी अलाउड. 30 से 38 में डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा है? 32. तो वो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो व्हाट? डीम्ड टू बी अलाउड. तो आपकी WDV अकॉर्डिंगली कम होती जाएगी. अब सबसे अहम अमेंडमेंट 4484 एंड 85, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल लिखा है पटेल एंड कंपनी. इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप हाथ में प्रिंट रखें तो आपको जल्दी समझ में आएगा और ज्यादा समझ में आएगा. अब पढ़ो तो 4484 क्या लिखता है. Where an eligible SSC declares profit for any assessment year in accordance with this section. तो पहला पार्ट, अगर कोई SSC ने 4480 में इनकम दिखाया and he declares profit for any of the 5 consecutive years, any of the 5 consecutive years, a profit lower than 8%. तो दूसरा लिम क्या बोलता है? He declares profit lower than 8% when any of the 5 subsequent year, then he shall not be eligible to claim benefit of this section for 5 years. कौन से 5 years? Subsequent to the year in which you have declared profit less than 8%. तो एकदम सिंपल, पहले साल आपने मान लो 4480 में एडवांटेज लिया तो ये सेक्शन बोलती है अगले 5 साल तक भी आपको 4480 में रहना पड़ेगा. अगर आपने अगले 5 साल में से कोई भी एक साल में 8% से कम इनकम दिखाया तो ये सेक्शन से आपको बाहर निकाला जाएगा और उस साल के बाद के 5 साल तक ये सेक्शन में आप एंट्री नहीं ले पाएंगे. आई हैव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ पटेल एंड कंपनी. अब 4485 क्या बोलती है? अगर आप 4484 में गिरे तो उसकी इफेक्ट क्या होगी? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? सच एसएससी इफ, अंडरलाइन करें, टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट, वहां लिखा है मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स, मींस क्या पकड़ना है आपको? टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट, देन ही हैज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट देम ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB.
तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 2016 बजट का। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा पटेल एंड कंपनी का प्रैक्टिकल लिखा है। आप पढ़ें, आप पटेल एंड कंपनी। पटेल एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है। दे हैव ओपन्ड मेडिकल स्टोर इन द मंथ ऑफ May 16। उन्होंने सीधे सीधे एक फर्निश शॉप लिया शुरू करने के लिए 15 अप्रैल 16 को 45 लाख रुपए का, और उसका बाइफर्केशन है 45 लाख में से 40 लाख उन्होंने दुकान के लिए दिए और 5 लाख उन्होंने फर्नीचर के लिए दिए। अब ये उनका पहला बिजनेस का साल था, तो उन्होंने सोचा कि हम 44AD में चले जाते हैं। वी वुड नॉट लाइक टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा। और फर्स्ट ईयर के ऑपरेशंस की आपको डिटेल दी गई है। अब ध्यान से देखें, उन्होंने मेडिसिन बेचा 1 करोड़ 12 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1 करोड़ 3 लाख। अगर डेप्रीशिएशन वो कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रीशिएशन बनता है 4 लाख रुपए शॉप का। फर्नीचर का बनता है 50,000 रुपये पहले साल का। अगर वो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन भी कैलकुलेट करते हैं पार्टनर को देने का, तो वो अमाउंट बनती है 3,65,000। और बाकी छोटे मोटे मोबाइल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाय का बिल 55,000 रुपये साल का। तो इस पार्टनरशिप फर्म से उनका मुनाफा हुआ बिजनेस में 30,000 रुपये, और कुछ उन्होंने इन बिटवीन FD करवाई तो उसकी इनकम हुई 10,000 रुपये। अब आपको ये पूछा गया है कि पटेल एंड कंपनी की आप टोटल इनकम तय करें, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पटेल एंड कंपनी इज इट एन एलिजिबल SSC और नॉट। तो आप मुझे बताइए, इज इट ए फर्म? यस। इट इज रेसिडेंट फर्म? यस। उनका टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ से कम, तो दे बिकम विच SSC? एलिजिबल SSC। अब आर दे कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस? तो डेफिनेशन क्या थी एलिजिबल बिजनेस की? एनी बिजनेस एक्सेप्ट गुड्स कैरेजेस। तो दिस इज मेडिकल स्टोर, तो ये एलिजिबल बिजनेस भी हो गया। तो ये पटेल एंड कंपनी क्या बन गई? एलिजिबल SSC कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस। तो 44AD का एडवांटेज उठा पाएगी। अब 44AD में हमें इनकम कैलकुलेट करना है, तो आप वर्किंग नोट देखें नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे। उनका टर्नओवर कितना है? 1 करोड़ 12 लाख रुपए। उसके 8% उनको इनकम दिखानी है 44AD में। 8% आप निकालेंगे कैलकुलेटर में, 8, तो वो अमाउंट बनेगी 8,96,000। फिर ध्यान दे मैंने क्या लिखा है, उनको रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट टू पार्टनर्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेंडमेंट क्या आया था, वो प्रोवाइजो उन्होंने डिलीट कर दिया जो उनको एडवांटेज देता था। बट नाउ दे कैन नॉट क्लेम। तो उनको ये बिजनेस में से इनकम कितनी दिखानी पड़ेगी? 8,96,000। वापिस पेज 2 पे आइए। अब अदर सोर्सेस की इनकम कितनी है वो तो दिखानी पड़ेगी एक्स्ट्रा 10,000 रुपए। तो देयर टोटल इनकम कम्स टू व्हाट? 9,06,000 फॉर दिस ईयर। तो आई थिंक दिस प्रैक्टिकल इज वेरी क्लियर। इट जस्ट एक्सप्लेन यू एप्लीकेबिलिटी ऑफ 44AD। अब ध्यान से देखें, ये कौन सा साल था? प्रीवियस ईयर 16-17, यानी कौन सा असेसमेंट हुआ? 17-18। 17-18 में पटेल एंड कंपनी ने क्या किया? 44AD का एडवांटेज लिया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल पढ़े पेज 3 पे। Continuing above problem, Patel and Company offered their income for AY 18-19 and 19-20 also under 44AD। तो उन्होंने डिसाइड किया ठीक है अगले साल भी टैक्स देंगे 44AD में, 18-19 में और AY 19-20 में। लेकिन फॉर AY 20-21 पटेल एंड कंपनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्टोर लोअर देन 8%। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम 8% नहीं दिखाएंगे। कौन से साल से? AY 20-21। तो अब उसकी इंपैक्ट क्या होगी? अभी हमने थोड़ी मिनट पहले 44AD4 पढ़ा था, तो पढ़े तो आप इंपैक्ट क्या होगी। तो अब देखें तो सॉल्यूशन 44AD4 क्या कहती है? एक बार आपने 8% दिखा दिया 44AD में, तो नेक्स्ट 5 इयर्स आपको 44AD में रहना है। तो आप देखो प्रैक्टिकल, अर्लियर प्रैक्टिकल में उन्होंने ऑप्ट किया 44AD। कौन से AY को लेकर? 17-18। तो आप बॉक्स देखो, बॉक्स के ऊपर का पैराग्राफ। As per above provision, Patel and Company has declared profit for AY 17-18. Ideally, it shall declare profit for next 5 years. Next 5 years कौन से बनेंगे? 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। अगले 5 साल तक उनको कहाँ रहना पड़ेगा? 44AD में रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे केस में ये सब में पेज 3 पे पटेल एंड कंपनी क्या करना चाहती है? 20-21 को लेकर वो बोलते हैं हम 8% नहीं दिखाएंगे, उससे कम दिखाएंगे। तो उसकी इफेक्ट क्या होगी? नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 4। पटेल एंड कंपनी वुड लाइक टू डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन 8% फॉर विच ईयर? 20-21। देन अब इफेक्ट क्या होगी? इट विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडवांटेज ऑफ 44AD फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। नेक्स्ट 5 इयर्स कहां से देखने हैं? 20-21 के बाद के।
20-21 के बाद के यानी कहां से शुरू होंगे? 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26, इतने साल तक पटेल एंड कंपनी कभी भी 4480 का एडवांटेज नहीं ले पाएंगी। तो आई थिंक यू आर क्लियर। एक बार 4480 में गए तो 5 साल तक वहां टिकना है। अगर 5 साल में कोई भी साल में वायलेशन किया तो उसके बाद के 5 साल तक आप 4480 में एंट्री नहीं ले पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल प्रोविजन। और क्या इफेक्ट होगी उसकी? वो 4585 में लिखा है। क्या लिखा था? कॉन्सिक्वेंटली पटेल कंपनी को अब बुक्स रखने पड़ेंगे और ऑडिट करवाना पड़ेगा। बट कंडीशन क्या थी? लास्ट लाइन अंडरलाइन करें, प्रोवाइडेड दैट टोटल इनकम एक्सीड्स विच लिमिट? एग्जेम्पशन लिमिट। अब दूसरा क्या होगा AY 2021 में? क्योंकि वो AY 2021 में 8% इनकम दिखाना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब कि वो बुक्स रखना चाहते हैं, वो सारे डिडक्शंस लेना चाहते हैं, तो अब उनको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन के लिए हमने 4483 में क्या पढ़ा था कि जो जो साल के डेप्रिसिएशन है प्रिजम्पटिव ईयर्स के, इट इज डीम्ड टू बी व्हाट? अलाउड। तो अब सोचो, पटेल कंपनी ने 3 साल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में निकाले। पहला प्रीवियस ईयर क्या था? 16-17, दूसरा क्या था? 17-18, और तीसरा क्या था? 18-19। और कौन से साल से वो बाहर निकलना चाहते हैं? AY 2021 मीन्स PY क्या होगा? प्रीवियस ईयर 1920। इसलिए मैंने पूरी वर्किंग निकाली है कि अब उनको डेप्रिसिएशन लेना है तो ये WDV पे, जैसे बिल्डिंग देखेंगे तो बिल्डिंग पे WDV उनके लिए क्या बनेगी? 29,16,000, उसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन ले पाएंगे। और फर्नीचर को लेकर वो डेप्रिसिएशन ले पाएंगे। WDV कौन सी बनी? 3,64,500, क्योंकि पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन डीम्ड टू बी अलाउड। तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर ऑन दैट न्यू 4480। अब एक दूसरा प्रैक्टिकल लिया है एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, संजय का प्रैक्टिकल। आप देखें, संजय इज एंगेज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और मोस्टली वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करता है। अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में नॉर्मली क्या रहता है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो विथ मटेरियल दिया जाता है, और कभी कभी वो मटेरियल गवर्नमेंट सप्लाई करती है और आपको लेबर का काम करना है वो मटेरियल के ऊपर। तो संजय का टोटल आप देखें, रिसिप्ट का टोटल दिया गया है, 70 लाख रुपए उनको लेबर के मिले हैं और 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए। 10 लाख किसने दिया है? गवर्नमेंट ने मटेरियल सप्लाई किया, उसकी वैल्यू 10 लाख है। और ग्रॉस रिसिप्ट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे संजय को दी गई है 80 लाख रुपए। 17 लाख रुपए लेबर के लिए और मटेरियल सप्लाई किया था किसने? गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट पेज नंबर 5, संजय ने 50 लाख रुपए लेबर को कैश में चुकाए। ये 80 लाख का काम करने के लिए उसने लेबर रखे और उसको 50 लाख रुपए रोकड़े में चुकाए। संजय के पास कुछ डिसकंटिन्यूड बिजनेस था, उसका ब्रॉड फ्लोट लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी दिया गया है 45,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। और सवाल पूछा गया आपको कि संजय की आप PGBP की इनकम निकाले, मान लो कि संजय 4480 का एडवांटेज लेना चाहते हैं। अब सोचे, सबसे बड़ा इश्यू क्या है यहां? 8% मुझे कौन सी अमाउंट पे लेने हैं? ग्रॉस रिसिप्ट क्वेश्चन में अर्लियर पेज पे क्या लिखी है? 80 लाख रुपए। लेकिन 80 लाख में से 10 लाख रुपए तो क्या था? मटेरियल दिया किसने? किसने? गवर्नमेंट ने। अब सोचो, मटेरियल गवर्नमेंट ने दिया, उसमें संजय का 8% मुनाफा कैसे हो सकता है? इसलिए नोट नंबर 1 पढ़े। यह सेक्शन जब आई थी 4480, तब एक सर्कुलर आया था। 94 में ये सेक्शन आई थी, तो एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर 684, मास्टर सर्कुलर एक्सप्लेनिंग बजट 94। उसमें पैरा 31.1 में क्या लिखा था? पढ़े तो आप। एज पर पैरा 31.1 सर्कुलर 684 CBDT, ग्रॉस रिसिप्ट्स आर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। तो आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट से कितने पैसे मिले संजय को? 70 लाख। एंड सर्कुलर क्लियर लिखता है, विल नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द क्लाइंट। तो संजय के लिए क्लाइंट कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से जो मटेरियल आया उसकी वैल्यू को आपको 8% कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करना है। तो अब आप सॉल्यूशन समझ पाए, 8% मुझे किसके लेने? 70 लाख के। अब दूसरा सवाल उठेगा आपके दिमाग में, सर वो 50 लाख रुपए रोकड़े में दिए तो क्या 40A3 अप्लाई होगी? दैट इज अ क्वेश्चन। तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आप 4480 में जा रहे हैं तो आपके 30 से 38 की डिडक्शन डीम्ड टू बी अलाउड। इफ दे आर डीम्ड टू बी अलाउड, देयर कैन नेवर बी डिसअलाउंस ऑफ व्हाटएवर इज डीम्ड टू बी अलाउड। जो उन्होंने बोल दिया डीम्ड टू बी अलाउड, तो फिर उसका डिसअलाउंस कैसे हो सकता है? तो यहां 40A3 अप्लाई नहीं होगी। 50 लाख नहीं, 60 लाख दिए होते, 17 लाख दिए होते तो भी 4480 में आने के बाद 40A3 सेक्शन, जो 20,000 से ऊपर आप रोकड़ में खर्च करते हैं, वो सेक्शन यहां अप्लाई नहीं होगी। अब तीसरा सवाल, सर ये लॉसेस दिए हैं और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो दिमाग को जोड़ डालो। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का सेक्शन बनता है 32(2),
सबसेक्शन 2 सेक्शन 32। आप समझ रहे हैं, 32 सबसेक्शन 2। अब वो किसका हिस्सा है? 30 से 38 का हिस्सा है। अब जब 30 से 38 का हिस्सा है सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, तो लॉजिकली इट इज डीम्ड टू बी अलाउड। इफ इट इज डीम्ड टू बी अलाउड तो आप अनएब्सोर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब आगे सोचें, लॉस का सेट ऑफ लेते हैं आप, कौन से सेक्शन के अंतर्गत? 72। अब ये सेक्शन क्या बोलती है? 4480, 30 से 38 डीम्ड टू बी अलाउड। सेक्शन 72 30 से 38 का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब कि आपको लॉस का सेट ऑफ मिलेगा। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्शन प्रेजेंटेड सेक्शन 44E। याद रहे ये सेक्शन में बजट 2016 फाइनेंस एक्ट 2016 हैड नॉट मेड एनी चेंजेस, तो ये याद रखना है। एलिजिबल एसएससी आपको मालूम है, कौन एलिजिबल एसएससी? एसएससी एंगेज्ड इन प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस। क्या लिखा है? प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस and not owning more than 10 goods carriages at any time during the previous year। याद रखें, at any time during the previous year लिखा है, यानी मैक्सिमम उनके पास 10 गुड्स कैरेजेस होने चाहिए at any time during the year, तो ही ये सेक्शन में ये एडवांटेज ले पाएंगे। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वर्ड लिखा है एनएसएससी, यानी सारे, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लिखा है वर्ड एसएससी। अब उनके लिए प्रेजेंट इनकम क्या है आपको जानकारी है ऑलरेडी, 7,500 प्रति मास, 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। लेकिन ध्यान रखना है कैसे काउंट करना है, कहां से शुरू होगा? वहां लिखा है ओन्ड बाय द एसएससी। क्या लिखा है? ओन्ड है। तो जैसे आप ओन करेंगे गुड्स कैरेज, उसी दिन से मीटर शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम दिखानी शुरू कर देनी पड़ेगी 7,500 प्रति मास, ओनरशिप से ही। कभी कभी रियल लाइफ में क्या होता है, आपने मान लो ट्रक खरीदा, अब ट्रक को लेकर आप मान लो कि उसके अंदर ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी आपकी बॉडी बिल्डिंग करवानी पड़ेगी, इसलिए बारिश वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। अब बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रक भेजेंगे तो ट्रक तैयार होते होते 1-1.5 महीना और लग जाएगा, तो आइडियली पुट टू यूज आप कर पाएंगे 1-1.5 महीना बाद। लेकिन ये सेक्शन क्या लिखती है, हमें वो नहीं देखना है, आपकी ओनरशिप से आपको 7,500 प्रति मास इनकम दिखानी है। और वापिस लिखा है और क्या लिखा है? अमाउंट एक्चुअली अर्न्ड, तो ये भी गलत फहमी निकाल दें, ये मिनिमम इनकम है 7,500 प्रति मास प्रति ट्रक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पेज नंबर 6। अब ये स्कीम के सैलिएंट फीचर्स क्या है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहला है 30 से 38 के डिडक्शन डीम्ड टू बी अलाउड। दूसरा, मैंने बताया यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसका मतलब कि अगर आप गुड्स कैरेजेस के बिजनेस में है और 10 ट्रक से ज्यादा नहीं है तो आप पार्टनर्स इंटरेस्ट और पार्टनर्स रेम्युनरेशन क्लेम कर पाएंगे। याद रहे, यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर। थर्ड पॉइंट सेम है, WTB इज डीम्ड टू बी रिड्यूस। फोर्थ, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अगर आप ये इनकम दिखा रहे हैं तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की सेक्शन कौन सी है? 44AA। तो उसमें लिख दिया उन्होंने कि इनको बुक्स रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो लोअर प्रॉफिट दिखाते हैं तो क्या लिखा है, पढ़े। इफ एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर लोअर प्रॉफिट देन अंडर दिस सेक्शन, तो उनको बुक्स रखने पड़ेंगे। ध्यान से पढ़े, अगर वो लोअर इनकम दिखा रहे हैं तो बुक्स रखने पड़ेंगे और उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा, बस इतना ही लिखा है। यहां ऐसा नहीं लिखा है कि उनकी टोटल इनकम एग्जिस्टेंस लिमिट से ज्यादा है तो ऑडिट करवाना है, सिंपली इतना लिखा है कि अगर उन्होंने लोअर इनकम दिखाया, 44AE में जो दिखाया उससे कम दिखाया, तो उनको बुक्स रखने पड़ेंगे और ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल लिया है, जो समझ नहीं है, कभी कभी ये प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे, ऑफिस स्टाफ कहीं मुश्किल में पड़ता है। हायर परचेस पे लोग ट्रक खरीदते हैं, तब देखो मैंने एक जहांबाज का एक छोटा सा सम लिखा है। क्या लिखा है जहांबाज का सम? उनके पास 12 ट्रक हैं, 16-17 में टोटल 12 ट्रक थ्रू आउट द ईयर। तो आप सोचेंगे सर 12 हो गई तो मोर देन 10, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो। सारे ट्रक में से, वो सारे ट्रक उन्होंने खरीदे थे हायर परचेस सिस्टम पे, उसमें से 9 ट्रक फुल्ली पेड अप होगी। अब हायर परचेस की रूल क्या है आपको मालूम है कि आप ओनर कब बनेंगे? व्हेन यू मेक पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये जहांबाज ने 9 ट्रक फुल्ली पेड अप कर दी, यानी जहांबाज 9 ट्रक के क्या बन गए? ओनर बन गए। और बाकी जो 3 ट्रक थी उनके इंस्टॉलमेंट अभी चुकाने बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ? इज ही ओनर? नहीं। अब देखो तो कंडीशन क्या थी 44AE की, कि he should own not more than 10 trucks at any time during the previous year. He should not own more than, own word है। अब ये प्रैक्टिकल पढ़ के सवाल उठेगा, जहांबाज का करेंगे क्या?
क्या जाबाज 44A का बेनिफिट ले पाएगा 16-17 में? अगर हम ओनरशिप देखें तो उसके पास 9 ट्रक की ओनरशिप है, 3 ट्रक की ओनरशिप बनने वाली है कब? जब वो इंस्टॉलमेंट चुकाएगा तब। तो सवाल उठेगा कैन ही टेक एडवांटेज ऑफ 44A? आप दिल से सोच रहे हैं कि हाँ इसको एडवांटेज मिलना चाहिए, लेकिन लॉ दिल से काम नहीं करता है, लॉ दिमाग से काम करता है। आप प्रैक्टिकल के ऊपर का एक पैराग्राफ पढ़े, लास्ट ब्लैक डॉट, अदर सेलिएंट फीचर्स का लास्ट ब्लैक डॉट मैंने नहीं पढ़ा था, पढ़े। SSC who is in possession of goods carriage, whether taken on hire purchase, underline करें, whether taken on hire purchase or installment, for which whole or part is amount is still due, उसके अमाउंट चुकाने बाकी हैं तो भी लॉ क्या लिखता है, अंडरलाइन करें, he is deemed to be the owner। तो जाबाज क्या बन जाएंगे? इंस्टॉलमेंट चुकाने बाकी है तो भी क्या बन जाएंगे? डीम्ड टू बी द ओनर। तो आप मुझे बताओ 44A को लेकर जाबाज कितनी ट्रक ओन कर रहे हैं? 12 ट्रक। इसका मतलब 10 से ज्यादा। इसका मतलब जाबाज कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ 44AE। आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दैट प्रैक्टिकल। वेरी गुड। नेक्स्ट, छाबड़ा एंड कंपनी का मैंने लिखा है सम। अब उसमें क्या सिचुएशन है देखो, ये पार्टनरशिप फर्म है, उनका काम है प्लाइंग गुड्स कैरेजेस। 1 अप्रैल के 16 को उनके पास 10 ट्रक थी, फिर 2 मई को उन्होंने 1 ट्रक बेच दी और 6 मई को उन्होंने दूसरी ट्रक खरीद ली। बट जो नई ट्रक है वो 15 जून 16 को वो पुट टू यूज कर पाए। तो इस सब में क्या कंसेप्ट है इस प्रैक्टिकल में, रियल लाइफ में? एक, हमें देखना है कि क्या छाबड़ा एंड कंपनी 44A का एलिजिबल एसएससी है या नहीं। तो हमें देखना है कि ही शुड नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अब जरा सोचो, ओपनिंग ट्रक कितनी थी 10 साल की शुरुआत में, फिर 1 बेचा यानी कितनी बची 9, वापिस 1 खरीदी तो वापिस कितनी हो गई 10। इसका मतलब पूरे साल में मैक्सिमम कितनी ट्रक उनके पास हैं 10। इसका मतलब कि छाबड़ा एंड कंपनी कैन टेक एडवांटेज ऑफ विच सेक्शन 44A। हाँ, ध्यान क्या रखना है, जो नई ट्रक खरीदी वो मई में खरीदी है और पुट्यूज कब किया है? जून में। अब थोड़ी मिनट पहले मैंने बताया कि आपका मीटर शुरू हो जाएगा 7,500 प्रति ट्रक। कौन सी तारीख से? ओनरशिप। ओनरशिप कब आई? 6 मई 2016 को, यानी मई और पार्ट ऑफ मंथ क्या लेना है? फुल। तो मई से मार्च कितने महीने होंगे? 11 महीने। तो ये जो ट्रक खरीदी उन्होंने उसके लिए उनको 11 महीने की इनकम दिखानी पड़ेगी। और कुछ और डिटेल दिया है, छाबड़ा एंड कंपनी ने फ्रेट कलेक्ट किया, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस दिए हैं, डेप्रिसिएशन दिया है, फिर उन्होंने सैलरी और इंटरेस्ट दिया है पार्टनर को, अदर एक्सपेंसेस बताए गए हैं। तो ध्यान रखना है जब हम प्रिजम्पटिव फॉलो करेंगे 44A तो अब यहाँ फायदा क्या है? उनको रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर का डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ विच सेक्शन 40B। तो आप वर्किंग नोट देखें, वर्किंग नोट में 9 ट्रक थ्रू आउट द ईयर उनकी इनकम निकाली है। 1 ट्रक जो 2 मई को बेची, 2 मई को बेची यानी अप्रैल और मई, पार्ट ऑफ मंथ विल बी टेकन एज फुल मंथ, उसके 2 महीने। और जो नई खरीदी उसके 11 महीने, जो अभी मैंने बताया। माइनस क्या किया है? ध्यान रखे, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर माइनस करना है। 44A में कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दैट पार्ट। अब चलते हैं एक बढ़िया सेक्शन जो बजट 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया प्रोफेशनल्स के लिए, 44ADA। मैं हूं अब पेज नंबर 8 पे। रिपीटेडली आई रिक्वेस्ट आप प्रिंट ले ले, यू विल रियली अंडरस्टैंड कंसेप्ट थरोली। अब देखें 44ADA, ये सेक्शन किसको अप्लाई होगी? ध्यान से पढ़ें। एलिजिबल एसएससी वुड मीन अ रेसिडेंट एसएससी। वर्ड क्या लिखा है? रेसिडेंट एसएससी हु इज एंगेज्ड इन लिस्ट ऑफ द प्रोफेशन आई हैव गिवन, जिसको बोलते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन अंडर 44AA सबसेक्शन 1। तो 44AA डील करती है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से। उसके अंदर उन्होंने लिखा है 44AA1 में कि कुछ प्रोफेशन वो नोटिफाई करेंगे। वो लिस्ट है, कौन से देखो तो, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चरल, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट। और फिल्म आर्टिस्ट में बहुत लंबा लिस्ट है, यानी जो आप मूवी शुरू होता है जिनके सबके नाम दिखते हैं शुरुआत में, सारे वो फिल्म आर्टिस्ट कहलाएंगे। सिंगर भी आएगा, लिरिक्स भी आएगा, तो बहुत लंबा लिस्ट है। अब वापिस पढ़ें, पर्सन हु इज रेसिडेंट engaged in this profession and के ऊपर राउंड करें, and whose gross receipt doesn't exceed 50 लाख। यानी ये सेक्शन
44 ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किसको अप्लाई होगी? जो ये प्रोफेशन में है और जिनकी साल की रिसीव ग्रॉस रिसीव 50 लाख से कम है, उनको ये 44 AD में एडवांटेज मिलेगा। अब कितनी इनकम दिखानी है? अब देखो 50% ऑफ ग्रॉस रिसीव, बहुत ऑब्वियस है कि प्रोफेशन में खर्चे क्या रहेंगे? बहुत कम, क्योंकि ज़्यादा तो ब्रेन का यूज़ है, फिर डेप्रिसिएशन रहेगा गाड़ी का, ऑफिस के खर्चे रहेंगे, तो 50% तक वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप इनकम दिखाओ अंडर हेड PGBP। और वार्निंग वापस दे रहा हूं मैं, और क्या लिखा है? इफ यू अर्न हायर देन यू डिक्लेयर व्हाट? हायर। तो गलत फहमी निकाल दे, मिनिमम 50% है, यानी इफ यू आर अर्निंग 60%, 70%, 80%, जैसे डॉक्टर के केस में हो सकता है। काफी डॉक्टर्स हैं, दे आर जस्ट कंसल्टेंट विद बिग हॉस्पिटल्स। अब ये डॉक्टर्स जो कंसल्टेंट हैं विद बिग हॉस्पिटल्स, उनके लिए खर्चे क्या होंगे? उनकी गाड़ी का डेप्रिसिएशन, पेट्रोल का एक्सपेंस, बाकी कोई खर्चा है नहीं, क्योंकि असिस्टेंट तो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहां ही मिल जाएंगे। तो अगर वो ज्यादा कमा रहे हैं तो उनको क्या इनकम दिखानी पड़ेगी? 50% से ऊपर। अब अदर सेलियंट फीचर्स क्या है स्कीम के? तो वो सिमिलर ही हैं, जैसे 30 से 38 डीम टू बी अलाउड, तो 30 से 38 की रिडक्शन डीम टू बी अलाउड। अब यहां उन्होंने कोई प्रोवाइजन नहीं लिखा है कि पार्टनर्स, एम्यूशन पार्टनर्स इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब कि आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एलिजिबल एसेट इज अ फर्म देन इट कैन नॉट क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सैलरी पेड टू पार्टनर्स। थर्ड पॉइंट सेम है, WDV इज डीम टू बी रिड्यूस, अगर वो इस सेक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं फ्यूचर में। एंड लास्ट, अगर आपने कम प्रॉफिट दिखाया, यानी आप 50% प्रॉफिट दिखाना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? पढ़े। एलिजिबल एसेसी डिक्लेयर लोअर प्रॉफिट देन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड के पर राउंड करें, जिसकी टोटल इनकम एक्सीड्स व्हाट? exemption limit. Exemption limit means maximum amount not chargeable to tax. Then he is also required to maintain books of accounts and get accounts audited. जैसे मान लो आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है 48 लाख, 48 लाख, आप है इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, आप डॉक्टर है और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है 48 लाख, तो ये सेक्शन के अंतर्गत आपको कितना इनकम दिखाना पड़ेगा? 50% यानी 24 लाख। आप बोलते नहीं मुझे 24 लाख नहीं दिखाना है, मुझे तो सिर्फ 16 लाख रुपए दिखाना है, तो कोई बात नहीं, ये सेक्शन फोर्स नहीं कर रही, ऑप्शनल है। 16 लाख दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे और ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब मैंने एक छोटा सा सम लिखा है आपके लिए। टक्कर एंड कंपनी, फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनकी ग्रॉस रिसिप्ट है 48 लाख। ये फर्म है पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से देखें। पार्टनर के रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट मिला के हो रहे हैं 12 लाख रुपए। एम्प्लॉय के उन्होंने खर्चे किए 8 लाख रुपए सैलरी दिया है। उनकी जो सारी कार्स, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस सारा डेप्रिसिएशन मिल के कुछ 6 लाख रुपए हैं, और कुछ ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग आर्टिकल असिस्टेंट के पगार वगैरह, वो 5 लाख रुपए हैं। और नेट प्रॉफिट फर्म दिखाना चाहती है 17 लाख रुपए। फर्म के पास अदर सोर्सेज की इनकम है 40,000 रुपए और फर्म 80 GB लेना चाहती है। अब देखें, मैंने दो ऑप्शन कैलकुलेट किए, अगर वो बुक्स मेंटेन करते हैं और बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं। चलो पहला ऑप्शन लेते हैं, बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये 44 ADA सेक्शन में फॉल होंगे। तो 44 ADA किसको अप्लाई होती है? एवरी रेसिडेंट। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, रेसिडेंट है। दूसरी कंडीशन क्या थी? ग्रॉस रिसीव्ड शैल नॉट एक्सीड 50 लाख। तो ये फर्म की ग्रॉस रिसीव कितनी बन रही है? 48 लाख। इसका मतलब कि ये ठक्कर एंड कंपनी इज एलिजिबल फॉर व्हाट? 44 ADA। और 44 ADA क्या बोलती हैं? जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, वर्किंग नोट देखे आप, उसके 50% यानी 24 लाख रुपए आपको प्रिजम्पटिव इनकम दिखानी पड़ेगी। और मैंने अभी क्या बताया? इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए फाइनल इनकम फ्रॉम दिस प्रोफेशन दे हैव टू डिक्लेयर 24 लाख। उसके अलावा उनकी अदर इनकम क्या है? 40,000, वो आप जोड़ दो और उसमें से आप 80G क्लेम कर लो, तो उनकी टैक्सेबल इनकम बनेगी अकॉर्डिंगली। क्लियर? अब मान लो वो बुक्स मेंटेन करवाना चाहते हैं और ये इतनी इनकम दिखाना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? तो उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और वो इनकम फिर कितनी दिखा पाएंगे? 17 लाख प्लस अदर सोर्सेज की 40,000 और 5,000 उसमें से कटा हुआ 80G के, तो देन दे कैन डिक्लेयर हाउ मच इनकम? 17,35,000। तो इट इज देयर चॉइस, इट इज ऑप्शनल सेक्शन। तो आई थिंक 44 ADA एकदम क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, नेक्स्ट पेज नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिलेवेंट। सब लोग मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं ध्यान से? 44 AB टैक्स ऑडिट। अब ये ध्यान रहे, कहीं भी आप क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हैं, कहीं भी आप एग्जाम को लेकर लिख रहे हैं, तो ये सेक्शन में बहुत
रेडिकल चेंज है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। और कुछ क्लैरिफिकेशंस भी गवर्नमेंट ने बाद में इशू किए थे, ये सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स लिखे हैं। अब देखें किसको ये टैक्स ऑडिट का प्रोविजन अप्लाई होगा। टोटल 5 क्लोज है। टोटल कितने क्लोज है? 5, ए बी सी डी और ई। ध्यान रखें, ए बी सी डी और ई। हम पहला क्लोज पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्लोज लिखता है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। क्या लिखा है? एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर उनका सेल्स एक्सीड 1 करोड़ रुपी, अंडरलाइन करें 1 करोड़ रुपी, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। समझ में आया? यहां 2 करोड़ नहीं लिखा है बेटा, आपके दिमाग में यहां सिर्फ 1 करोड़ है, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। आपके दिमाग में अब बहुत सारे कंफ्यूजन शुरू हो गए कि सर 44AD में तो कितना लिखा था? 2 करोड़ तक एलिजिबल एसएससी कहलाएंगे, और वहां लिखते हैं कि 8% दिखा दो, बुक्स नहीं रखने ऑडिट। अब बुक्स नहीं रखेंगे तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और ये सेक्शन लिखता है कि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो सर ये तो कन्फ्लिक्ट हो गई। 44AD लिखती है बुक्स ना रखो, और ये लिखती है 1 करोड़ से ऊपर है तो आप क्या करवाओ? ऑडिट करवाओ। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल लिखा है। तो अब देखें प्रैक्टिकल। हमारे रमेश ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं, उनका टर्नओवर है 16-17 का 1 करोड़ 45 लाख। क्या टर्नओवर है? 1 करोड़ 45 लाख। अब वो 44AD ऑप्ट करना नहीं चाहते हैं। आप देखो, ऐसे तो 2 करोड़ तक 44AD परमिट करती है कि 8% दिखा दो, कोई बुक्स रखने की झंझट नहीं। लेकिन रमेश बोलते नहीं, मुझे 8% नहीं दिखाना है ये ग्रोसरी शॉप से। बहुत अब तो कंपटीशन हो गई है बड़े बड़े बिग स्टोर्स के, और वो बुक्स भी मेंटेन करते हैं, और उनको कुछ हाउस प्रॉपर्टी हेड में कुछ लॉस हैं, उनके पास कुछ रिडक्शंस हैं। इसको लेकर उनकी इनकम बन रही है सिर्फ 2,30,000। अब रमेश हमसे एडवाइस मांग रहे हैं कि भाई मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा, और करवाना पड़ेगा तो कौन से क्लोज में? आपके पास 5 क्लोज है, ए बी सी डी ई। अब जरा सोचे कि रमेश 44AD के लायक है, एलिजिबल एसएससी हैं, लेकिन वो उसको ऑप्ट करना नहीं चाहते हैं। अगर वो ऑप्ट करना नहीं चाहते हैं तो फिर उनको कौन सा क्लोज अप्लाई होगा? क्लोज ए। क्योंकि 2 करोड़ की लिमिट किसको है? जो 44AD का एडवांटेज लेना चाहते हैं उनको। जो नहीं लेना चाहते हैं उनको टैक्स ऑडिट के लिए क्या लिमिट है? क्लोज नंबर ए। वहां तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। तो क्या होगा? रमेश को ऑडिट करवाना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। क्योंकि क्लोज नंबर ए सिंपली क्या लिखता है कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हुई तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। बस कुछ लिखता ही नहीं, टोटल इनकम वर्ड है ही नहीं क्लोज नंबर ए में। तो अब ये क्लैरिफिकेशन आया था। आप देखें सीबीडीटी का पेज नंबर 11 पे सॉल्यूशन में, ऑल आर विथ मी, 20 जून 2016। वो क्या लिखती है? क्लैरिफिकेशन, पहला ब्लैक डॉट, 44AB मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पर्सन कैरिंग ऑन हिज बिजनेस टू गेट अकाउंट ऑडिटेड इफ टर्नओवर एक्सीड, अंडरलाइन करे 1 करोड़। जिनका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। कौन से क्लोज में? क्लोज नंबर ए में। लेकिन अगर वो पर्सन ऑप्ट करता है 44AD में तो उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां लिमिट क्या है 44AD को लेकर? 2 करोड़ तक। तो अंडरलाइन करें, प्रोवाइडेड इज टर्नओवर डजंट एक्सीड 2 करोड़। अब सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया कि जो 2 करोड़ की लिमिट है, इट इज ओनली फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर 44AD। दोज हु आर, तो 2 करोड़ की लिमिट हमें किसके लिए देखनी है? दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर 44AD। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रमेश यहां ऑप्ट करना नहीं चाहते हैं तो उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर, तो उनको क्लोज नंबर ए में ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैंने आपको एक चार्ट दिया है जो आपको बहुत काम आएगा ऑफिस के काम में भी और प्रैक्टिकल सिचुएशन को हैंडल करने में। आप देखें तो चार्ट पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। सब लोग मेरे साथ? अब मैंने हेडिंग लगाया है 44AD एंड टैक्स ऑडिट, पेज 16। पहला सवाल आपको पूछना है कि क्या ये एलिजिबल एसएससी है 44AD को लेकर। अगर है एलिजिबल एसएससी तो पूछना पड़ेगा कि क्या वो 44AD ऑप्ट करना चाहता है। अगर आंसर आया हां तो कोई इशू नहीं है, अगर आंसर आया ना तो सीबीडीटी का प्रेस रिलीज। तो आपको क्या पूछना है, क्योंकि वो 44AD ऑप्ट नहीं करना चाहता, तो आपको क्या पूछना है कि क्या उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। अगर आंसर आया हां तो उसको क्लोज नंबर ए में ऑडिट करवाना पड़ेगा।
जैसे रमेश का केस है कि रमेश ऑप्ट करना नहीं चाहते हैं, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। कौन से क्लोज में? क्लोज नंबर ए में। कोई टोटल इनकम चेक करने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी ऑडिट बिकॉज टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़। ठीक है, अब मान लो रमेश का वही एग्जाम्पल थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। रमेश का टर्नओवर 90 लाख होता तो, और वो 4480 ऑप्ट करना नहीं चाहते हैं, तो क्या होता? 90 लाख है तो इट डजंट एक्सीड 1 करोड़, तो उनको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? अब ये चार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं, मान लो कि एसएससी ने 4480 के लिए ऑप्ट किया, तो हमने पटेल एंड कंपनी का सम देखा था। अगर उसने ऑप्ट किया तो व्हाट इज द ड्यूटी, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन? अगले 5 साल तक उसको 4480 में रहना पड़ेगा। और हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई 5 साल में से एक आध साल को वो 4480 से बाहर निकला, 8% से कम इनकम दिखाया, तो क्या इसकी इफेक्ट होगी? उसके अगले 5 साल वो इस सेक्शन में बेनिफिट नहीं ले पाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली हमने क्या पढ़ा था? उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड टोटल इनकम एक्सीड्स व्हाट? एग्जेम्पशन लिमिट। वो हमने पढ़ा था, वो फ्लो चार्ट में देखो, यस के नीचे देखो आप, अगर उसने 4480 में इनकम दिखाया तो फ्लो चार्ट को आगे देखो, वेदर एसएससी कंटिन्यू टू डिक्लेयर इनकम अंडर 4480 फॉर सब्सिक्वेंट 5 इयर्स। अगर आंसर आया यस, उसने अगले 5 साल भी 4480 में ही रहा, तो कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आंसर आया नो, तो क्या होगा? तो हमें अब उसकी टोटल इनकम के बारे में पूछना पड़ेगा कि वेदर इज टोटल इनकम एक्सीड एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आंसर आया यस, तो अमेंडमेंट 2016 का कौन से क्लोज में ऑडिट करवाना है? ध्यान से देखें, 44AB क्लोज नंबर ई, और मैंने क्लियरली लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, क्योंकि 44AB ई क्या लिखती है? देखो तो पेज नंबर 10 पे क्लोज नंबर ई पढ़ो तो, पेज नंबर 10, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस जिनको 4484 अप्लाई होता है। 4484 कब अप्लाई होता है? जिसने डिसाइड किया कि मैं 5 साल में एक आध साल 4480 में इनकम नहीं दिखाऊंगा, उसको 4484 अप्लाई होगा। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस जिसको 4484 अप्लाई होता है, एंड हिज टोटल इनकम एक्सीड्स व्हाट? एग्जेम्पशन लिमिट, तो उसको ऑडिट करवाना है। यहां टर्नओवर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, इतना ही लिखा है। 2 ही कंडीशन चेक करनी है, क्या वो वायलेशन कर दिया, 4484 में आया? हाँ, तो क्या चेक करना है? उसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर आंसर आया हाँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो वापिस वो चार्ट में देखें, पेज नंबर 16, तो समझ में आया चार्ट? वापिस मैं एक बार बोल देता हूं चार्ट, आपको जल्दी क्लैरिटी आ जाए। अगर वो एलिजिबल एसएससी है तो पूछना पड़ेगा क्या वो 4480 ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आंसर आया हाँ, तो उनको वापस पूछना पड़ेगा अगले 5 साल तक वो 4480 में रहे। अगर वो रहे 5 साल तो उनको कोई ऑडिट की जरूरत नहीं। अगर वो नहीं रहे 5 साल में, कोई भी एक आध साल को लेकर भी वायलेशन कर लिया, तो क्या सवाल पूछना है? क्या आपकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है? अगर आंसर आया यस, तो उनको 44AB क्लोज नंबर ई में ऑडिट करवाना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। और अगर आंसर आया नो, तो उनको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। चलो, अब इनएलिजिबल एसएससी है, दिमाग को जोड़ डालो। इनएलिजिबल एसएससी कौन थे? मैंने बताया था, एक नॉन रेसिडेंट, एओपी, बीओआई, कंपनी, ये सारे कौन है? इनएलिजिबल एसएससी। फिर क्या देखे थे हमने? प्रोफेशनल्स, फिर पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, एंड लास्ट क्या देखा था? कमीशन ब्रोकर, दोज हु आर अर्निंग कमीशन और ब्रोकरेज। ये सारे कौन से एसएससी थे? इनएलिजिबल। उनके लिए क्या है? उनके लिए तो 4480 अप्लाई ही नहीं होगा। तो उनका टैक्स ऑडिट करवाने के लिए आपको क्लोज नंबर ए देखना पड़ेगा। और क्लोज नंबर ए क्या बोलता है? क्या उनका टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ है? अगर टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ है तो उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा क्लोज नंबर 44AB ए में। और अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो उनको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नो कंफ्यूजन? अब वापिस आ जाइए पेज नंबर 10, दूसरा अमेंडमेंट टैक्स ऑडिट में, क्लोज नंबर बी। अगर आप प्रोफेशन में हैं, क्लोज नंबर बी, आप क्या कर रहे हैं? प्रोफेशन में, और आपकी ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड्स 25 लाख रुपए। वो पुराना सेक्शन था, अब अमेंडमेंट क्या लिखा है? 25 के ब्रैकेट में 50 लाख रुपए, तो आपको भी ऑडिट करवाना है। ध्यान रहे, क्लोज नंबर बी, ऑडिट कब करवाना है प्रोफेशन को लेकर? अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 50 लाख, अब 25 लाख नहीं रहा, कितना बन गया? वहां 50 लाख। अब क्लोज नंबर सी पढ़े, एवरी पर्सन
कैरिंग ऑन बिजनेस, और जो मैंने बोल्ड किया उतना ही पढ़े। कौन सा बिजनेस? 44A वाला, यानी 44A मीन्स कौन सा? प्लाइंग, लीजिंग, गुड्स, कैरेजेस। और वो इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं लोअर देन 44E, यानी 7,500 इनकम दिखाना नहीं चाहते हैं प्रति मास। तो क्या लिखा है? उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब ध्यान से क्लोज नंबर सी पढ़े, क्या लिखा है? सिंपली यहाँ जो बोल्ड किया उतना ही पढ़े। अगर आप 44A में हैं और आप इनकम दिखाना चाहते हैं लोअर देन इनकम अंडर 44A, तो क्या करना है? उनको टैक्स ऑडिट करवाना है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहां कोई वर्ड टोटल इनकम नहीं है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखें पेज नंबर 11 पे। किशोर का प्रैक्टिकल देखें पेज नंबर 11 मिडल। किशोर के पास 5 ट्रक हैं, 5 ट्रक 16-17 में। वो उनकी ये ट्रक में से इनकम दिखाना चाहते हैं 2,45,000। उनकी अदर सोर्सेज की इनकम है 5,000 रुपये, और वो कुछ ATC लेना चाहते हैं 30,000 रुपये। और किशोर बुक्स मेंटेन करने के लिए आपको पूछ रहे हैं कि शैल आई मेंटेन बुक्स, शैल आई गेट देम ऑडिटेड, तो हमें उसको एडवाइस करना है। तो सिंपल है, उनके पास कितने ट्रक हैं? 5 ट्रक, और कितनी इनकम दिखाना चाहते हैं? 245। अब आप 44A में कितनी इनकम दिखानी पड़े? प्रति ट्रक 7,500, 12 महीने यानी एक ट्रक के 90,000, 5 ट्रक के 4.5 लाख। अब वो यहाँ इनकम कितनी दिखाना चाहते हैं? 2,45,000। तो इजी डिक्लेयरिंग इनकम 4.5 लाख के लोअर इनकम, लोअर इनकम। इफ इज डिक्लेयरिंग लोअर इनकम, तो कौन से क्लोज में फॉलो होंगे? क्लोज नंबर सी। उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा टोटल इनकम कितनी भी हो, क्योंकि क्लोज नंबर सी टोटल इनकम के बारे में कुछ भी नहीं लिखता है। तो इररेस्पेक्टिव टोटल इनकम किशोर हैज टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। आई थिंक क्लियर, नो कंफ्यूजन। चलो वापिस आओ पेज नंबर 10 पे, क्लोज नंबर डी। अब क्लोज नंबर डी किससे जुड़ा है? एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, जिसको 44ADA अप्लाई होता है। अब आप मुझे बताओ 44ADA किसको अप्लाई होता था? जिनकी ग्रॉस रिसीव 50 लाख से कम है, उनको 50% इनकम दिखाना है। बट सेक्शन लिखती है क्लोज नंबर डी, ही क्लेम्ड इनकम लोअर देन 50%, तो वो 50% इनकम दिखाना नहीं चाहते हैं। एंड मैंने बोर्ड में लिखा है, उसको ध्यान दे, एंड टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट। तो यहां वापिस टोटल इनकम का रेफरेंस है, तो ही उनको क्या करवाना है? टैक्स ऑडिट करवाना है क्लोज नंबर डी में। तो ये क्लोज नंबर डी क्या बोलता है? अगर आप 44ADA वाले प्रोफेशनल है, यानी 50 लाख से रिसीव कम है, और आप 50% से भी इनकम कम दिखाना चाहते हैं, तो आपको ऑडिट तभी करवाना पड़ेगा प्रोवाइडेड योर टोटल इनकम एक्सीड्स व्हाट? एग्जेम्पशन लिमिट। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखें आप, उत्सव का प्रैक्टिकल पेज नंबर 11। हमारे उत्सव चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल नेम में, और 16-17 में उनकी ग्रॉस रिसिप्ट है 9 लाख रुपए। अब 9 लाख के 50% मुझे बताओ कितने होंगे? 4.5 लाख। लेकिन उत्सव बोलते हैं मैं इतनी इनकम नहीं दिखा सकता हूं। उन्होंने सिर्फ इनकम दिखाया है 2,55,000, और उनके पास अदर सोर्सेज की इनकम है 5,000 रुपए, और उन्होंने डिडक्शन वो लेना चाहते हैं ATC में 30,000। अब उत्सव खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन हमसे एडवाइस मांग रहे हैं कि क्या मुझे क्लोज डी में ऑडिट करवाना पड़ेगा? अब क्लोज डी में क्या कंडीशन थी? वो 50% से कम इनकम दिखा रहा है, तो बात बराबर है, कम दिखा रहा है। लेकिन क्या चेक करना था? उनको ऑडिट तभी करवाना पड़ेगा अगर उनकी टोटल इनकम एक्सीड्स विच लिमिट? एग्जेम्पशन लिमिट। तो अब हमें उत्सव की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप पेज नंबर 12 देखें। अब उनकी प्रोफेशन की इनकम वो कितनी दिखाना चाहते हैं? 2,55,000। अदर सोर्सेज कितना दिखाना चाहते हैं? सिर्फ 5,000। ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिस्ट से ज्यादा है, लेकिन एक्ट में वर्ड क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है, क्या वर्ड है? टोटल इनकम। इसलिए ATC माइनस करो, और टोटल इनकम कितनी बनी? 2,30,000। अब मुझे बताओ उत्सव की टोटल इनकम क्या 2.5 लाख से ऊपर है, जो एग्जेम्पशन लिमिट है 16-17 को लेकर? नहीं। तो उत्सव को टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, इवन दो ही डिक्लेयर्स इनकम बिलो 50%। आई थिंक ऑल आर क्लियर। अब मैंने प्रैक्टिकल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मान लो उत्सव की FD की इनकम 40,000 रुपए है, ग्रैंडफादर ने कोई उनको गिफ्ट दिया था, तो उसमें से FD इंटरेस्ट इनकम आया 40,000 इंस्टेड ऑफ 5,000। अब देखो उत्सव की टोटल इनकम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, अब टोटल इनकम कितनी बन गई? 5,000 के बजाय आप 40,000 रखेंगे तो 35,000 बढ़ जाएगी, तो 2,65,000। अब 265 इज नथिंग बट मोर देन व्हाट? डाई अक्षर प्रेम का। डाई अक्षर प्रेम का मीन्स कौन सी लिमिट? 2.5 लाख की लिमिट। समझ में आया? इसका मतलब कि उत्सव नाउ फिट अंडर विच क्लोज? क्लोज नंबर डी ऑफ 44AB। तो आई थिंक ऑल आर क्लियर ऑन दैट पार्ट। अब ऑडिट किससे करवाना है?
तो उन्होंने लिखा है अकाउंटेंट, और अकाउंट की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ नहीं दी है, बोलते हैं सेक्शन 288 खोलो, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन खोलो, एक्सप्लेनेशन अंदर लंबा डेफिनेशन पढ़ो नेगेटिव लिस्ट के साथ। तो अकाउंटेंट मीन्स नॉर्मली है चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 288। फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कब तक ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना है। ध्यान से आप देखना क्योंकि ये बहुत सारा सस्पेंस रहता है। आप ध्यान से देखें कब तक लेना है ये ऑडिट रिपोर्ट कब फर्निश करना है। ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर विच सेक्शन 139(1) अंडरलाइन करें। कुछ लोग क्या करते हैं समरी में लिखते हैं 30 सितंबर। 30 सितंबर नहीं है, क्या लिखा है आपकी जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की 139(1) की, वहां तक आपको ये ऑडिट करवाना है और उसका रिपोर्ट फर्निश करना है। और आपको मालूम है सारे ऑडिट रिपोर्ट अब ऑनलाइन फर्निश कर रहे हैं आप। अब जरा ध्यान देखें जिन लोगों ने ऑफिस में ये थ्रिल एक्सपीरियंस किया है, जब जब रिटर्न फाइलिंग डेट बढ़ती है ऑटोमेटिकली ऑडिट रिपोर्ट की डेट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट की डेट को किसके साथ जोड़ दिया गया है, रिटर्न फाइलिंग की डेट के साथ। अब समझ में आया? इसलिए उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि वी एक्सटेंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, अपने आप ऑडिट वाले केस को लेकर भी वो ड्यू डेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 44AB को लेकर। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, अगर आप कहीं ऑलरेडी ऑडिट आपका कहीं होता है, जैसे कंपनी है तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर विच एक्ट, कंपनीज एक्ट। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो दे आर रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर विच लॉ, कोऑपरेटिव लॉ। तो उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट रहेगा 3CA और बाकी के लिए रहेगा 3CB। और ये दोनों को स्पेशल पर्टिकुलर जो आप तैयार करते हैं फॉर्म नंबर 3CD, वो तो उनको जोड़ना ही है। मान लो आप ये सेक्शन का कॉम्प्लाई नहीं करते हैं, जैसे आप ऑडिट नहीं करवाते हैं, ऑडिट करवाने के बाद ये ड्यू डेट तक रिपोर्ट नहीं लेते हैं, रिपोर्ट लेने के बाद आप ये ड्यू डेट तक आप फर्निश नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी की आपको अच्छी जानकारी है, 0.5% टर्नओवर या 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम है वो। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अब 44AA में एक अमेंडमेंट आया। 44AA किससे काम बात करता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किससे जुड़ा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब उसमें एक अमेंडमेंट की जरूरत थी, कौन सी? अब लॉजिकली सोचो, वो पटेल एंड कंपनी वाला सम। पटेल एंड कंपनी वाले अगर 44AD से बाहर निकलते हैं तो क्या होगा, अगले 5 साल तक उनको बुक्स रखने पड़ेंगे, ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन कब? प्रोवाइडेड देयर टोटल इनकम एक्सीड्स विच लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट। तो आप देखें तो जरा पेज 15 टॉप, ये अमेंडमेंट लिखा है उन्होंने कि जो लोग 4484 में फॉल होंगे अब उनको अब बुक्स रखने पड़ेंगे। पेज नंबर 15 टॉप मैंने बोल्ड में लिखा है कि जिनको 4484 अप्लाई होता है उनको अब बुक्स रखने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड टोटल इनकम एक्सीड्स व्हाट, एग्जेम्पशन लिमिट। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दैट पार्ट, दैट अमेंडमेंट। अब ये चार्ट की समरी, 16 नंबर का पेज हमने देख लिया, 17 नंबर का ये आपको हेल्प करेगा चार्ट। 44AE एंड टैक्स ऑडिट, 44AE एंड टैक्स ऑडिट यानी लीजिंग गुड्स कैरेजेस। तो पूछना है उसको सवाल कि वेदर ही ऑप्ट फॉर 44AE, अगर वो ऑप्ट कर रहा है 7,500 इनकम दिखा रहा है प्रति मास प्रति ट्रक, तो उसको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं। अगर वो ऑप्ट नहीं कर रहा है तो कौन से क्लोज में ऑडिट आएगा? अब समझ में आया आपको? क्लोज नंबर C अंडरलाइन करें, मैंने क्या लिखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। यहाँ टोटल इनकम नहीं पूछना है। फिर हमने उत्सव का सम देखा था 44AD है, उसके लिए क्या पूछना है हमें कि क्या उत्सव ऑप्ट करना चाहते हैं 44AD के लिए। अगर आंसर आया हाँ तो बात खत्म होगी, टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर आंसर आया ना तो उत्सव की हमें टोटल इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। याद रहे मैं वर्ड बोल रहा हूं टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, एक्ट में लिखा है वर्ड टोटल इनकम। तो टोटल इनकम पूछनी पड़ेगी हमें। अगर उत्सव की टोटल इनकम क्या है, 2.5 लाख से ऊपर है तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा क्लोज नंबर D में, और अगर 2.5 लाख से कम है तो उनको टैक्स ऑडिट की उस साल को लेकर जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैंने आपको वो समरी दिया है कि कौन सी सेक्शन को लेकर रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो हमने देखा था सिर्फ एक सेक्शन को लेकर मिलेगा 44AE में, AD और ADA को लेकर नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये क्लियर। अब एक छोटी सी बात और फिर बाद में हम ये लेक्चर को एंड कर रहे हैं। पेज 10 पे आए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो लोग आर्टिकल असिस्टेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिस स्टाफ हैं, वो ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पेज 10 पे आए, आपको याद होगा TDS प्रोविजन कुछ सेक्शन को लेकर इंडिविजुअल HUF को अप्लाई नहीं होते हैं। इंडिविजुअल HUF को ये सेक्शन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, 194A, 194C,
194H, 194I, 194J, ACHIJ। उस सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना है इफ दे मेक पेमेंट अंडर ACHIJ। लेकिन उसी सेक्शन में लिखा है कि अगर वो पिछले साल में टैक्स ऑडिट में है तो इस साल में उनको टीडीएस काटना है। याद रहे, उनको टीडीएस कब काटना है? प्रीसीडिंग ईयर में वो टैक्स ऑडिट में है। बट अगर आप उस सेक्शन को ध्यान से पढ़ें तो टैक्स ऑडिट कौन सा क्लोज, 5 क्लोज हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें क्लोज नंबर ए और बी में जिसका ऑडिट हुआ है पिछले साल। आई रिपीट, कौन सा क्लोज? क्लोज नंबर ए और बी। ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को 16-17 में टीडीएस काटना है। तो यहां गलती ना करें, क्लोज ए और बी ही लिखा है, यानी जिसका टैक्स ऑडिट क्लोज सीडी में हुआ है उनको इस साल टीडीएस नहीं काटना है। क्लियर? एकदम क्लियर। जिसका टैक्स ऑडिट पिछले साल कौन से क्लोज में हुआ है? क्लोज ए और बी। और दूसरा वो ध्यान रखना, पिछले साल को लेकर यानी प्रीसीडिंग ईयर यानी 15-16 को लेकर प्रोफेशनल को लेकर लिमिट 25 लाख थी, तो वो भी ध्यान रखना है। तो बी केयरफुल कि ये क्लोज ए और बी का रिलेवेंस किसके साथ है, इंडिविजुअल एचयू को टीडीएस काटना या नहीं काटना 16-17 में, उसके लिए सिर्फ आप टिक करें ए और बी को ध्यान में लेना है। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस टैक्स ऑडिट एंड प्रेजेंटिव टैक्सेशन।